मेरी जिस घर में शादी हुई उन लोगों ने एक 12 साल के अनाथ लड़के को अपने घर नौकर रखा हुआ था। वो लड़का घर के सारे काम भाग भाग कर करता, जबकि घर वाले उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। जबकि मेरा पति तो रोजाना उस लड़के को मारता और मुझे कहता इस लड़के से दूर ही रहना वरना इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन मुझे उस बच्चे पर दया आता कि वो इतना काम करने के बाद भी मार खाता है। मैं सबसे छुपकर उसे प्यार करती और खाने पीने की चीजें देती रहती। एक रात उस बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। पति भी बिस्तर पर नहीं था। मैं उठकर उस बच्चे के कमरे में गई तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा पति उसके साथ। मेरा नाम किरण है। मेरे पापा खाना बनाने का काम करते थे और गांव में मशहूर थे। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो समझदार बहुत थे। वो हर काम और बात को दूर तक सोचते कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा। इस वजह से गांव के लोग अपने पर्सनल मामला और कारोबार के बारे में पापा से राय लेने जरूर आते थे। यही वजह थी कि पापा की छोटी सी दुकान पर शाम होते ही लोग आना शुरू कर देते। पापा ने अपनी दुकान के बाहर नीम के एक वृक्ष के नीचे चारपाई और 4 कुर्सियां डाल रखी थी और पास ही गांव वालों ने चाय का ढाबा बना लिया था, ताकि पापा के पास आकर बैठने वाले चाय का भी जायका लेते रहें। इस तरह उसका काम भी चलता रहेगा। दूसरी तरफ मेरी मम्मी थी, जो पापा से बिल्कुल अलग थी। मम्मी का मिजाज बहुत अजीब सा था। वह किसी से सीधे मुंह बात करना गवारा नहीं करती थी। अगर गांव की कोई औरत किसी काम या जरूरत के लिए हमारे घर आ जाती तो मम्मी उसे साफ जवाब दे दिया करती। किसी त्योहार पर भी मम्मी किसी के यहाँ आना जाना पसंद नहीं करती थी। सब लोग मम्मी की आदत और मिजाज को नापसंद करते थे। इस वजह से कोई भी हमारे घर नहीं आता था। पापा ने मम्मी को काफी मर्तबा समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने हमेशा उल्टा मतलब दिया और लड़ाई करके खुद को कमरे में बंद कर लेती। इसलिए पापा ने मम्मी को समझाना छोड़ ही दिया था। मैं उस वक्त 8 साल की थी और मम्मी पापा की लड़ाई को देखकर सहम जाती थी। और फिर हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया, जिसकी वजह से मम्मी का मिजाज और गुस्सा करना बदल गया। मैं मम्मी पापा की शादी के 2 साल बाद पैदा हुई थी, मगर मेरे बाद उनकी कोई औलाद ना हुई। और फिर जब मैं 8वें साल में थी, जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आया। भाई का आना हमारे घर के लिए मुबारक साबित हुआ। सबसे अच्छा असर तो मम्मी पर हुआ था। हमेशा बेजार और चिड़चिड़ी रहने वाली मेरी माँ अब खुश रहने लगी थी। और जब गांव की औरतें हमारे घर भाई की मुबारक देने आई तो मम्मी सबसे प्यार और खुश दिल से मिल रही थी कि वो सब हैरान हो रही थी। मम्मी ने घर में आने वाली औरतों को मिठाई खिलाई और पापा ने मीठे चावलों की 2 डेगे पकाकर पूरे गाँव में खिलाई थी। पापा मम्मी के साथ साथ मैं भी बेहद खुश थी कि कोई मेरे साथ खेलने वाला भी आ गया था। और फिर भाई तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। बहनों को मैंने इरादा कर लिया था कि जब वो स्कूल जाने लगेगा तो मैं उसे घर पर ही पढ़ाया करूंगी। हालांकि तब मैं बहुत छोटी थी और 4th क्लास में थी। हमारे गांव का स्कूल मिडिल तक था और पापा कहते थे कि किरण को मिडिल पास करने के बाद मैं शहर भेज दूंगा, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो सके। जबकि मम्मी को मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं स्कूल छोड़कर घरदारी सीख लूं, क्योंकि मम्मी मेरी शादी जल्दी करने का इरादा रखती थी। पर पापा के होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा मुझे जरूर पढ़ाएंगे। भाई का नाम मम्मी ने मनोज रखा और बड़े प्यार से उसे पालने लगी। हर वक्त मम्मी उसे अपनी नजरों के सामने रखती थी। किचन में काम करती तो उसे किचन के दरवाजे के बाहर झूले में लिटा देती। सफाई करती या बर्तन धोती तब भी उसे अपनी नजरों के सामने रखने के लिए झूले में लिटाकर झूला आंगन में लगे पेड़ के नीचे रख देती और हर वक्त अपने पास और सामने ही रखती थी। वह मुझे तो पकड़ने ही नहीं देती थी कि कहीं गिर न जाए। मम्मी की इस दीवानगी पर पापा हंसते थे और कहते थे कि इसकी इतनी आदत डालोगी तो बच्चा बड़ा होगा तो बाहर खेलने जाएगा, पढ़ने जाएगा तो तुम क्या करोगी। तो मम्मी कहती थी कि मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा इस बात पर और हंसते और समझते थे कि मम्मी को इतने साल बाद दूसरी औलाद मिली है और वह भी बेटा, इसलिए वह ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हैं। वक्त के साथ साथ संभल जाएंगी। मगर पापा का ख्याल गलत था। मम्मी तो वक्त के साथ साथ और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती गई। यहाँ तक कि जब मनोज 3 साल का हुआ और बाहर गली में निकल जाता तो मम्मी उसे फटाफट अंदर ले आती और दरवाजा बंद रखती। उसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। मम्मी तो उसे मेरे साथ भी नहीं खेलने देती थी कि कहीं मनोज गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए। और तो और मम्मी उसके कपड़े भी गंदे नहीं होने देती थी।
उसके लिए कितने नए कपड़े लिए थे। मम्मी जो रोजाना उसे पहनाती थी और हर वक्त राजकुमार बनाकर रखती थी। मम्मी के लाड प्यार को पापा सीरियस ले रहे थे और डरते थे कि अगर यही हाल रहा तो मनोज का जीना मुश्किल हो सकता है या आगे चलकर मम्मी का हक में कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए पापा ने मम्मी को दोबारा समझाना चाहा, मगर इस बार मम्मी ने गुस्सा किया और कहा कि यह हम माँ बेटे का मामला है, इसमें कोई भी ना बोले तो बेहतर है। पापा को यह बात अच्छी नहीं लगी, मगर उन्होंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। मनोज 4 साल का हुआ तो पापा ने उसे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहा, जिस पर मम्मी ने तूफान खड़ा कर दिया कि इतने छोटे और मासूम बच्चे पर इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है। और फिर मम्मी ने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मनोज को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। मैं अकेले स्कूल आने जाने लग गई थी, क्योंकि रास्तों से अच्छी तरह जानकार हो चुकी थी और घर के आसपास से और बच्चियां भी स्कूल जाया करती थी। पापा अपने काम में बिजी रहते थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा दुकान पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। गांव में ही एक क्लिनिक थी। पापा को जब वहां लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि पापा की शुगर बहुत हाई हो रही है, जबकि इससे पहले पापा को कभी शुगर का मसला नहीं हुआ था। अब आए दिन पापा की तबीयत खराब हो जाती और उनसे काम भी नहीं किया जाता था। इधर मम्मी अपनी जिद पर कायम थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं 14 साल की हो गई थी और मैंने मिडिल पास कर लिया था, मगर मनोज को मम्मी ने स्कूल नहीं जाने दिया। पापा भी मम्मी के सामने मजबूर थे, क्योंकि जब भी स्कूल की बात होती तो मम्मी खुद को कमरे में बंद कर लेती या खाना पीना छोड़ देती। पता नहीं किसने मम्मी से कह दिया था कि स्कूल में मास्टर साहब लड़कों को बहुत मारते हैं, इसलिए मम्मी ने एक ही बात पकड़ रखी थी कि मेरा मनोज किसी की मार या डांट खाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। पापा ने मम्मी को उसके हाल पर छोड़ दिया था। मनोज अब मम्मी से पैसे लेकर बाहर निकल जाता और खूब खेलने के बाद घर आता। मम्मी उसे बाहर जाने से रोकती तो मम्मी से नाराज हो जाता, जो मम्मी को किसी सूरत में मंजूर नहीं था। और फिर वह तो बेहद लाडला था। मम्मी ने उसकी हर बात मानना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने गांव के बच्चों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। कभी किसी बच्चे का सर फाड़ कर आ जाता तो कभी कोई और नुकसान कर देता। आए दिन मनोज की शिकायतें पापा को दुकान पर मिलती और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मनोज किसी बच्चे का सिर फाड़कर घर आ गया तो उस बच्चे की माँ ने घर आकर खूब हंगामा किया, मगर मम्मी ने भी उसे बख्शा नहीं और मनोज की पूरी तरफदारी करते हुए उस औरत को घर से निकाल दिया। पापा इस सारे माहौल और मनोज की बदतमीजियों से बहुत परेशान रहने लगे थे। शुगर के साथ ब्लड प्रेशर के भी मरीज बन गए थे। बस खामोशी से वक्त काट रहे थे। मैं 8वीं के बाद घर पर ही थी और घर के कामकाज में मम्मी का पूरा साथ देती थी। वक्त की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती गई। मनोज जब 12 साल का हुआ तो एक क़यामत हम पर गुजरी। वह कुछ यूँ कि एक दिन मनोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गांव के मैदान में चला गया। दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। मम्मी ने उसे मना भी किया, मगर वो रुका नहीं। जब उसे गए हुए 2 घंटे गुजर गए तो एकदम घर का दरवाजा बहुत तेज तेज बजने लगा। पापा उस वक्त दुकान पर थे। मम्मी ने दरवाजा खोला तो मनोज का एक दोस्त पसीने में सराबोर खड़ा था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मम्मी से कहा कि मनोज खेलते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा है और उसके सर पर बहुत खून निकल रहा है। यह सुनकर मम्मी नंगे पैर भागी और मैं पापा की दुकान की तरफ दौड़ी, लेकिन मेरे पापा के वहां पहुंचने से पहले मम्मी पहुंच गई थी और गांव वाले मनोज को क्लिनिक ले जा चुके थे। मैं और पापा क्लिनिक पहुंचे, मगर वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने जब मनोज को देखा था तो तभी उसने कह दिया था कि ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर चुका था और हमारी दुनिया ही वीरान हो गई थी। पापा बहुत सदमे में थे। मैं भी बहुत रोई, बल्कि सारा गांव ही हमारे दुख में शामिल था। मगर सबसे बुरा हाल तो मम्मी का था। मनोज के मरने की खबर सुनकर मम्मी तो जैसे सदमे में आ गई थी। वो रो ही नहीं रही थी। जब मनोज के शव को घर लेकर गए तब गांव की सारी औरतें हमारे घर जमा हो गई। सब रो रहे थे, मगर मम्मी बुद्ध बनी बैठी थी और मनोज की शव की तरफ देखे जा रही थी। जब शव को ले जाया गया तब भी मम्मी रोई नहीं, बेहोश होकर गिर गई थी। मम्मी की हालत देखी नहीं जाती थी। जो क़यामत मम्मी पर टूटी थी उसने मेरी माँ को होशो हवास से बेगाना कर दिया था। शाम से रात हो चुकी थी और सब अपने अपने घर जा चुके थे। मैंने और पापा ने कितनी कोशिश की कि मम्मी को थोड़ा बहुत खाना खिला दूं, मगर मम्मी ने एक दाना मुंह में नहीं डाला। पापा ने मम्मी को नींद की गोली देकर सुला दिया, मगर आधी रात को मम्मी चीखे मारते हुए नींद से जाग गई। वो मनोज को आवाज दे रही थी और फिर तेज आवाज में रोने लगी। मैं और पापा भी रो रहे थे, मगर फिर अचानक मम्मी ने हंसना शुरू कर दिया तो हम परेशान हो गए। मम्मी कभी रो रही थी और कभी हंस रही थी। पापा बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है और फिर कुछ देर बाद मम्मी बेहोश हो गई।
उसके बाद सुबह ही उठी, मगर वो सुबह भी हमारे लिए मुसीबत का पैगाम लेकर आई थी। मेरे भाई मनोज से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली मेरी माँ पागल सी हो गई थी। वो अपने सर के बालों को नोच रही थी, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लग जाती। पापा की अपनी तबीयत खराब थी, मगर वो मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि मम्मी का दिमागी हालत बिगड़ चुका है। यह खबर भी हम पर बिजली बनकर गिरी, और जब दिन पर दिन मम्मी की हालत खराब होती चली गई तो मम्मी को घर में रखकर संभालना मुश्किल हो गया था। पापा की तबीयत भी डाउन होती जा रही थी। पापा का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मनोज के जाने के 3 महीने बाद ही पापा भी इस दुनिया से चले गए थे। शुगर और ब्लड प्रेशर ने पापा की जान ले ली, मगर असल दुख तो मम्मी और मनोज का था, जो पापा को अंदर ही अंदर खा रहा था। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, और मम्मी ने जब मुझ पर जानलेवा हमला किया तो गांव वालों ने मम्मी को पागल खाने भेजने का फैसला सुना दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता देखकर शादी करवा दिया। मैं तो 20-22 साल की थी, मुझे इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी, और ना ही कभी अकेले घर से बाहर निकली थी। इसलिए जो गांव वालों ने फैसला किया, मुझे वो सर झुकाकर कबूल करना पड़ा था। मेरा शादी सतीश से हुआ था। वह गांव के एक पड़ोसी का दूर का रिश्तेदार था, और ये लोग शहर में रहते थे, मगर एक स्कूल में कैंटीन चलाते थे। उनका कारोबार अच्छा था। घर में मेरी सास और 2 नंदे थी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। इसके अलावा एक जेठ और जेठानी भी रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे। ये तमाम सदस्य 5 कमरों के घर में रहा करते थे। 3 कमरे नीचे थे और 2 ऊपर, जबकि एक छोटा सा कमरा और भी था नीचे ही, जिसमें 12-13 साल का एक लड़का रहता था, जो घर के काम काज भी करता था और बाहर से सौदा लेने भी जाया करता था। मेरे जेठ भी सतीश के साथ ही कैंटीन का काम संभालते थे। मेरी सास थी, जिनको घर में सब माँ जी कहकर पुकारते थे। घर के काम मेरी जेठानी करती थी, और मेरी नंदे बस माँ के पास बैठी बातें करती रहती थी। या टीवी देखना उनका पसंदीदा काम था। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजरा तो मेरी सास ने सबको खाने की मेज पर बुलाया, और खाने के दौरान मुझे मेरे हिस्से की जिम्मेदारियां बता दी कि बहू, कल खीर पकाकर अपने काम संभालो। और मुझे और मेरी जेठानी को काम बांट कर दे रही थी। एक काम मेरे हिस्से तो दूसरे जेठानी के जिम्मे पर था। घर की सफाई और बर्तन धोना और बाहर से सौदा लाना उस बच्चे राजू की जिम्मेदारियों में शामिल था, और उन्होंने मेरी दोनों नंदों के जिम्मे कोई भी काम ना लगाया और ना ही उनको कुछ कहा, बल्कि वो बीच बीच में माँ के किसी न किसी बात में लुकमा दे रही थी कि भाभी, हमारे घर में ये चीज शौक से खाई जाती है और फला फला चीजों को तो हम देखते तक नहीं। मैंने नोट किया कि सारा मामला तय होने के दौरान मेरी जेठानी बिल्कुल खामोश बैठी सर हिलाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह में जुबान ही नहीं है, या शायद वो अपने ससुराल वालों के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। आखिरकार उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, और उसके 2 बच्चे भी थे, जो इस वक्त अपने बाप के पास बैठे खेल रहे थे। और मेरे जेठ भी खामोश मिजाज के बंदे थे। दोनों भाई पूरी तरह अपनी माँ के कंट्रोल में थे, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। और वो 12 साल का बच्चा राजू, उसे देख देख कर तो मुझे मनोज की याद आती थी। वो था भी मनोज जैसा गोरा चिट्टा और दुबला पतला था। वो तो उस घराने का लगता भी नहीं था। शायद कहीं गांव वगैरह से उसे बुलवा कर यहाँ काम पर रखा गया था। मगर मुझे तो उस पर बहुत तरस आता था कि खेलने और पढ़ने की उम्र में वो नौकरों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। मगर शायद वो किसी नौकर का बच्चा होगा, तभी तो यहाँ काम करता था। मैं कई दिन से उसे देख रही थी, मगर मैंने किसी से पूछा नहीं कि वो कौन है और यहाँ काम क्यों करता है। कोई भी उससे आराम से बात नहीं करता था। अबे इधर बात सुन चल और ये काम कर दे, बदतमीज कहीं के, तुझे समझ नहीं आती क्या? इस तरह के कई जुमले सारा दिन मेरे कानों में पड़ते रहते, जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और मुझे दुख होता था कि एक तो इतना छोटा बच्चा काम पर रखा हुआ है, दूसरा उसके साथ ये सलूक करते हैं। उसे तो खाना भी हमारे साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि जब हम सब खाना खा रहे होते तो वो वहीं जमीन पर बैठा रहता कि किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे हुक्म दे दिया जाता और वो भागकर वो चीज ला देता और दोबारा जमीन पर बैठ जाता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वह तो इतना सीधा साधा था कि गालियां सुनकर भी मुस्कुरा देता। जब हम सब खाना खा लेते तो वह बर्तन उठाकर किचन में रखता और फिर उसे एक प्लेट में थोड़ा सा सब्जी और एक रोटी दे दी जाती। ये सब मेरी जेठानी करती थी और यह मेरी सास का ऑर्डर था। नाश्ते में सब पराठे और ब्रेड खाते, मगर उसे बेकरी के हल्के वाले रस दे दिए जाते थे। उसे तनख्वाह के नाम पर एक फुटी कौड़ी नहीं मिलता था। कपड़े भी उसके बहुत पुराने थे, जो शायद 3-4 ही थे। मैं 2 महीनों से उसे वही कपड़े बार बार पहनते हुए देख रही थी। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना टूट गया तो मैंने सतीश से पूछ ही लिया कि आखिर ये बच्चा कौन है
और उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? सतीश ने मुझे कहा कि नौकर है और माँ कहती है कि नौकरों को शुरू से ही खींच कर रखे तो वो सेठ रहते हैं, वरना दिमाग खराब होते देर कब लगती है। मैंने सतीश से कहा कि बेशक वो नौकर है, मगर है तो सिर्फ 12 साल का और उसके साथ यह रवैया सही नहीं। सतीश ने मुझे खामोश करवा दिया कि यह सब माँ जी ही देखती हैं, उनको जो बेहतर लगेगा वही वह करेंगी। तुम्हारे या मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन मामला में मत पड़ो। मैं सतीश की बातें सुनकर समझ गई थी कि घर में जो हो रहा है वही सबको सही लगता है, क्योंकि वह सब माँ जी के हुक्म पर हो रहा था, इसलिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। मगर मेरा दिल जलता था राजू का यह हाल देखकर, और फिर मैंने चोरी छुपे राजू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब वो सोने के लिए स्टोर रूम में जाता और सब अपने कमरों में चले जाते तो मैं खाने की कोई न कोई चीज उसके कमरे में जाकर उसे दे देती। फिर मैं सतीश के साथ बाजार गई तो सतीश से रिक्वेस्ट करके 2 जोड़े राजू के लिए कपड़े खरीद लिए, मगर सतीश ने मुझे सख्ती से कहा कि माँ जी या किसी और को पता न चले कि तुमने दिए हैं। भला वो नए कपड़े पहनता तो किसी को पता नहीं चलता। जैसे जब रात को मैंने उसे ले जाकर कपड़े दिए तो एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और उसने मुझे कहा कि दीदी बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैंने ये कपड़े लिए और पहने तो माँ जी मुझे मारेंगी। मैं दुखी हो गई। मैंने उसे कहा कि इन कपड़ों को छुपा कर रख लो और जब गांव अपने घर जाओगे तो वहाँ ले जाना, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। वह मेरी बात सुनकर उदास हो गया और कहने लगा कि कौन सा गांव दीदी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इन लोगों के, तभी तो मैं इनके साथ रहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वह बिल्कुल खामोश हो गया और जब मैंने दोबारा पूछा तो उसने बस इतना कहा कि दोनों मर गए हैं। फिर वह मुंह दूसरी तरफ कर लेट गया तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि उसके माँ बाप नहीं है, तभी तो यह जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त मुझे मेरे भाई बहुत याद आया, मम्मी और पापा याद आए और मैं रोने लग गई। तो सतीश ने परेशान होकर मुझसे वजह पूछी कि क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि राजू को देखकर मुझे मेरा भाई मनोज याद आ जाता है। तो सतीश ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आज से राजू के लिए जो भी करोगी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सोच लिया कि राजू के खाने पीने का ख्याल रखूंगी और जब सही वक्त आएगा तब सबके सामने उसे नए कपड़े खरीद कर दूंगी। 1 हफ्ता और गुजरा तो मुझे पागल खाने से डॉक्टर का फोन आया कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर तकलीफ दे तो थी, मगर मेरी मम्मी की बेहतरी इसी में थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे राजू का और भी ज्यादा एहसास होने लगा। मैं उसे खाना भी खुद देने लगी थी ताकि ज्यादा और अच्छा दे सकूं। लेकिन एक दिन मेरी सास ने देख लिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी कि मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ जो तुम्हें हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। मैं सर झुकाए खड़ी थी और फिर मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा कि माँ जी, मैं चाहती हूँ कि राजू हमारे घर में घर के सदस्य की तरह रहे और स्कूल भी जाए। यह सुनते मेरी सास गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि अपनी हद में रहो बहू, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं खामोशी से किचन में चली गई और फिर उसी रात एक हैरत अंगेज खुलासा मुझ पर हुआ। दरअसल उस रात मेरी सास ने राजू को खाना देने से मना कर दिया था, तो मेरी जेठानी ने उसे खाना नहीं दिया और वो अपना काम निपटाकर भूखा ही अपने कमरे में चला गया। मैं रात को सबके सोने के बाद खाना लेकर उसे कमरे में गई तो जमीन पर बैठा रो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने चीर दिया हो। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसके सामने खाने की प्लेट रखकर पास ही बैठ गई। वो फटाफट खाना खाने लग गया। मैं गौर से उसे देख रही थी। उसके पास एक तस्वीर पड़ी थी जो फ्रेम में लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि किसकी तस्वीर है, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी पापा की। मैंने जब तस्वीर उठाकर देखी तो मुझ पर जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि उस तस्वीर में मेरे ससुर और एक जवान सी लड़की थी जो एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे ससुर की गोद में छोटा सा बच्चा था जो शायद मुश्किल से 1 साल का होगा। मैं हैरान से उस तस्वीर को देख रही थी। राजू ने कहा, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है। पापा की गोद में जो बच्चा है वो मैं ही हूँ। राजू के शब्द पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कुराकर देखा और पलंग पर लिटाकर उसे सोने को कहा और खुद अपने कमरे में गई तो सतीश जाग रहे थे। मुझे देखकर बोले कि खाना खिला आई हो उसे। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर मैं खामोश रही। वो पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने सतीश से पूछा कि राजू कौन है। सतीश खामोश हो गए। कुछ देर बाद कहने लगे कि वो मेरा छोटा सौतेला भाई है। पापा 13-14 साल पहले एक गाँव में गए थे। वहाँ किसी नौजवान लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आए, क्योंकि वो लड़की बेआसरा थी। उसके पापा का देहांत हो गया था और पापा उसी के देहांत पर गए थे।
दरअसल वो पापा के दूर के जानने वाले थे और गांव वालों ने लड़की की देखभाल से इनकार करते हुए जिम्मेदारी पापा पर डाल दी। मगर जवान लड़की को बिना किसी रिश्ते को पापा के साथ भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए पापा ने उनसे शादी का कह दिया। मगर उन लोगों ने न सोचने का मौका दिया, न किसी से बात करने का, और पापा के साथ उसका शादी करवा कर विदा कर दिया। जब पापा उसे लेकर यहाँ आए तो माँ जी ने खूब हंगामा किया, मगर पापा ने उसे ना छोड़ा, दूसरे घर में रखा, बल्कि इसी घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। और शादी के 1 साल बाद जब राजू पैदा हुआ तो मम्मी की नफरत राजू तक भी जा पहुंची। मगर अफसोस कि जब राजू 1 साल का हुआ तो पापा और छोटी माँ कहीं जा रहे थे, तब उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और पापा और छोटी माँ दुनिया से चले गए, मगर राजू बच गया और इस तरह वह आज तक हमारे पास है। पर माँ जी ने उसे दिल से कबूल नहीं किया। मेरी बहनों ने भी माँ की देखा देखी राजू के साथ बुरा सलूक रखा, उसे न स्कूल में एडमिशन करवाया, न घर के सदस्य की हैसियत दी, और जो कुछ है वो आज तुम्हारे सामने है। यह सब सुनकर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि राजू माँ जी का सौतेला बेटा था तो क्या हुआ, आखिर खून तो उनके पति का ही था, और फिर जो भी हुआ उसमें मासूम बच्चे का क्या कसूर था। उस दिन के बाद से मैंने राजू का ख्याल सबके सामने भी रखना शुरू कर दिया। मेरी सास मुझे डांटती, मगर मैं उन्हें तमीज के साथ कह देती कि हमारा धर्म हमें नौकरों के साथ अच्छे रवैये का संदेश देता है। यह सुनकर वह खामोश हो जाती। फिर ऐसा हुआ कि मेरी ननद की शादी थी और राजू ने आगे आगे होकर काफी काम किया। वो बड़ी खुश दिल से काम कर रहा था और सबकी एक आवाज पर बात सुनते पहुंच जाता। उनकी शादी के 1 दिन बाद मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। शायद शादी की थकान की वजह से ऐसा हुआ था, मगर उनकी तबीयत 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी संभली नहीं थी। और फिर जब उनका चेकअप करवाया और कुछ टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनके पेट में अल्सर था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी। एक दिन जब सब अपने कामों में लगे थे तो राजू माँ जी के कमरे में चला गया। वह समझा कि माँ जी सो रही हैं। उसने माँ जी के पैर दबाने शुरू कर दिए और वह भी रो रहा था। रोते हुए उसने जब कहा कि प्लीज भगवान जी, मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, मुझे इनसे बहुत प्यार है। तो यह सुनकर माँ जी का दिल तड़प गया। जिस बच्चे को बचपन से नफरत देती आई थी, आज वही उनके लिए इतने दिल से दुआएं कर रहा था। जब मैं कमरे में माँ जी के लिए सूप लेकर गई तो मैंने देखा कि माँ जी ने राजू को अपने सीने से लगाया हुआ और वो रोए जा रही थी। मेरे पीछे जिठानी भी आ गई। हम दोनों यह मंजर देखकर बहुत खुश हुई और हमारी आंखों से आंसू आ गए। फिर माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो गई और उन्होंने राजू को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब राजू भी घर के सदस्य की तरह हमारे साथ रहता है, अपनों पैरों पर खड़ा हो चुका है और माँ जी उसके लिए लड़कियां पसंद कर रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान में से अगर एहसास और प्यार निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता, और यह हकीकत है। तभी तो आज हम सब एक मिसाली फैमिली की तरह साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।